नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो डीबीएमएस वीक 1 से रिलेटेड है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम डीबीएमएस के वीक 1 का लेक्चर 1.1 और लेक्चर 1.2 विद एक्टिविटी 1.2 कवर करेंगे। ये दोनों वीडियो जो है डीबीएमएस के यूटिलिटी, पर्पज और उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। इस थ्रू आउट द डीबीएमएस के लिए मैं जो कॉलेज की तरफ से लेक्चर है उसको रेफर करूँगा। साथ ही जो सर ने एक बुक सजेस्ट की है, ये वाली 6th एडिशन डीबीएमएस, इसको भी मैं रेफर करूँगा। और साथ ही साथ अगर जहाँ ज़रूरत होगी कुछ एक्सटर्नल सोर्स से, उसको भी मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा। कोशिश ये रहेगी कि ये एक वीडियो जो मैं भी बनाऊँगा जिस कंटेंट से रिलेटेड, उसके लिए आपको वो वीडियो सफिशिएंट हो फॉर द कोर्स। कोर्स के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको दूसरा कोई और वीडियो ना देखना पड़े। मैं कोशिश करूँगा इस तरीके से इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने की। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी सीरीज़ कंटिन्यू रहे, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा व्यूअरशिप आएगी, मैं उस सब्जेक्ट पे फ़ोकस करूँगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट की रिक्वेस्ट आ रही है स्टूडेंट की तरफ से। तो जिस कोर्स की व्यूअरशिप ज़्यादा होगी, मैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगा। तो बिना कोई समय गँवाए चलिए हम ये शुरू करते हैं डीबीएमएस वीक 1 लेक्चर 1.1। इसमें जो ओवरव्यू बताया गया है, व्हाई डेटाबेस। आज हम सब जानते हैं कि हम एक डेटा के युग में जी रहे हैं, जहाँ पर चारों तरफ डेटा ही डेटा है और बिना डेटा के हम अपना कोई भी काम इमेजिन नहीं कर सकते। जो डीबीएमएस है, नाम से ही क्लियर है, ये डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये जो हो सकता है, ये हो सकता है किसी पर्सनल के लिए या किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइज, किसी कंपनीज के लिए। Collection of interrelated data, set of programs to access the data, an environment that is both convenient and efficient to use। आज आप अपने हर काम को अगर नोट करेंगे तो हर चीज आपकी डेटा से रिलेटेड होगी। बिना डेटा आप अपना कोई भी एक्शन इमेजिन नहीं कर सकते। अब जिसे डिफरेंट फील्ड की जहाँ पर एग्जांपल दे गए हैं, जैसे हम बैंकिंग कर रहे हैं, दिन भर में हम जो भी बैंकिंग का काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा चीज़ से लेके हम कोई एक मार्केट से छोटी चीज़ करने जाते हैं, उसका भी आजकल हम यूपीआई पेमेंट करते हैं। तो ये भी एक, इसके पीछे भी अगर आप इमेजिन करें तो एक बड़ा डेटाबेस काम कर रहा है। आप एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और अपने मोबाइल में एक पिन डालते हैं 4 या 5 डिजिट का, और आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होके जो सेलर है उसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है। तो इसके पीछे एक पूरा डेटाबेस है, जो कि आपकी बैंक से उस पैसे को माइनस करके और सेलर के अकाउंट में उतने ही पैसे को ऐड करता है। तो इस डेटाबेस के में अगर थोड़ी-सी भी चूक होती है, तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। कोई सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। आप अगर एक कॉल करते हैं, 10 डिजिट का नंबर डायल करते हैं, तो वो कॉल आप जिस पर्टिकुलर आदमी को बात करना चाहते हैं, उसी के पास जाके रिंग होता है, उसी का नंबर, और आपकी उससे इंस्टेंट बात हो जाती है, अगर वो फ़ोन रिसीव करता है तो। तो इसके पीछे एक पूरा डेटाबेस काम कर रहा है, जो उस पर्टिकुलर नंबर से पर्टिकुलर फ़ोन को कनेक्ट करता है, और जैसे ही आप यहाँ से डायल करते हैं, उसके पास रिंग होती है और आप दोनों की बात बिल्कुल प्राइवेसी के साथ हो जाती है, जिसमें कहीं भी कोई लीक नहीं होता है। और परफेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आपकी जो डेटा है वो सिक्योर हो और ईज़ी एक्सेसिबल हो, ये सब जो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। दूसरा, जैसे रिजर्वेशंस से रिलेटेड है, चाहे आप ट्रेन का रिजर्वेशन करते हैं या एरोप्लेन की टिकट आप बुक करते हैं, तो इसके पीछे भी पूरा एक डेटाबेस मैनेज होता है, जिससे कि अगर ट्रेन में 10 सीट खाली है तो आपको 10 सीट दिखाता है, और इंश्योर करता है कि एक सीट किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ही लोकेट हो।
अगर आप दो आदमी एक सीट के लिए बुकिंग कर रहे हैं, तो जो पहला उस पर पेमेंट कर देता है, उसको बुक कर लेता है, उसके लिए वो सीट बुक हो जाती है, फिर वो सीट दूसरे को शो नहीं होती है। तो इस तरीके से पूरा डेटाबेस का ये मैनेजमेंट है। यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन, हर स्टूडेंट को लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होता है। जो स्टूडेंट जितनी सीट वैकेंट होती है उतना स्टूडेंट का वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है। तो ग्रेड्स हो गया, सेल्स में कस्टमर, प्रोडक्ट परचेज, इन सब चीज़ों में डेटा बेस एक काम कर रहा है बैकएंड में। ऑनलाइन रिटेलर, ऑर्डर ट्रैकिंग, आप कोई ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन प्लेस, तो उसकी ऑर्डर के बुकिंग कंफर्मेशन से लेके उसकी शिपमेंट, उसकी पैकेजिंग, सबकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है अप टू डिलीवरी तक। कस्टमाइज रिकमेंडेशंस, अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो कस्टमाइज रिकमेंडेड और अदर प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शो होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, ऑर्डर, सप्लाई चेन, सब कुछ के पीछे एक बड़ा डेटाबेस काम करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड, उनकी सैलरी, उनके टैक्स डिडक्शंस, हर जगह डेटाबेस एक फैला हुआ है। डेटाबेस कैन बी वेरी लार्ज। डेटाबेस टचेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ये मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि डेटाबेस अभी हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को टच कर रहा है। बिना डेटाबेस मैनेजमेंट के हम अपनी लाइफ को इमेजिन करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा आज के टाइम पे। ओके, एड न्यू स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर एंड कोर्सेज, रजिस्टर स्टूडेंट फॉर कोर्सेज एंड जनरेट क्लास रोस्टर, ये सारे एग्जांपल हैं डेटाबेस के, कैसे हम भी डेटा के युग में आज जी रहे हैं। ओके, इसके पहले जो हम सबसे पहले जब डेटाबेस को इकट्ठा हुई थी तो इनिशियली जो है फाइल सिस्टम में हम इसको स्टोर करते थे डेटा। फाइल सिस्टम का मतलब कि जैसे आप कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं कोई, जैसे CSV फाइल होता है डेटा के लिए, कॉमा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, या फिर वर्ड फाइल हो गया, या फिर एक्सेल में बनाते हैं कोई डेटा, या गूगल शीट है, ये सब को हम फाइल सिस्टम में ही कंसीडर करें। इसकी आप अलग अलग फाइल बना के इसको एक फोल्डर में स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से इनिशियली डेटा को स्टोर किया जाता था कंप्यूटर में। तो इसमें क्या होता था, इसके ड्रॉबैक क्या है, रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। सिर्फ मल्टीपल फाइल फॉर्मेट है, कोई CSV फाइल है, कोई एक्सेल फाइल है, कोई वर्ड फाइल है, तो अलग अलग फॉर्मेट की फाइल होती थी। तो उनको एक्सेस करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। फिर डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हमने सेम इंफॉर्मेशन को अगर 2-3 जगह स्टोर कर दिया है और हम चाहते हैं इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, तो हम एक जगह इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हर सब में अपडेट हो, हमको सब में अलग अलग अपडेट करना होगा। तो ये सब दिक्कतें हैं फाइल सिस्टम में। अगर फाइल में हम डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें ये दिक्कतें हैं। एक्सेसिंग डेटा, नीड टू राइट ए न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क, हमें नया टास्क बनाना है तो उसके लिए फिर से नया प्रोग्राम उसमें बनाना पड़ता है। आइसोलेशन, मल्टीपल फाइल्स एंड फॉर्मेट्स, मल्टीपल फाइल्स एंड फॉर्मेट है, उसकी डुप्लीकेसी हो सकती है, हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन की कितनी कॉपीज हमने स्टोर कर रखी हैं। सपोज दैट हमने एक स्टूडेंट का कोई डेटा एक्सेल शीट में स्टोर कर रखा है और सेम कई फाइल और भी हैं स्टूडेंट की, तो सेम डेटा कितने बार स्टोर हुआ है इसकी कोई ट्रैकिंग नहीं हो सकती है। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम ये है कि जैसे बैंकिंग सिस्टम में कई जगह बैंक में होता है मिनिमम बैलेंस, इट मे बी ज़ीरो या इट मे बी 5000 की 5000 या उससे नीचे हम बैलेंस होगा तो बैंक आपको फिर से उसमें से विड्रॉ करने नहीं देगा। 5000 से नीचे आपका बैलेंस हो गया तो, या ज़ीरो है तो ज़ीरो से नीचे आप और पैसा उसमें निकाल नहीं सकते हैं। तो ये सिर्फ एक डेटा है। में आप बैंक के पास एक डेटा है कि आपके अकाउंट में अब 0 रुपीज़ हो गए हैं, तो अब अगर आप विड्रॉ करने जाओगे तो बैंक आपको पैसे नहीं देगा। तो इसके पीछे भी एक मतलब सिस्टम काम कर रहा है, इंटीग्रिटी काम कर, इंटीग्रिटी इसको बोलेंगे कि बैंक आपको इसके बाद पैसे नहीं निकालने देगा। अदरवाइज एटीएम में क्या है, आप एटीएम इंसर्ट करते हैं और आपको पैसा दे देता है। तो कुछ एक बाउंड्री लाइन है कि इसके बाद आप पैसे नहीं निकाल सकते, इसको इंटीग्रिटी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें फाइल सिस्टम में मैनेज करना दिक्कत है। तो ये है ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम, जो हम इनिशियली फाइल सिस्टम यूज़ करते थे डाटा को स्टोर करने के लिए। ओके, और दूसरा आता है एटमोसिटी।
एटमोसिटी का मतलब क्या हुआ? फेल्योर्स में लीव डेटाबेस इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जैसे मैं अपने फ्रेंड को 100 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, तो 100 रुपीज़ मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुए और मेरे फ्रेंड के अकाउंट में 100 रुपीज़ ऐड होने चाहिए। तो ये चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम टाइम पे काम करनी चाहिए। जैसे अगर मेरे 100 रुपये डिडक्ट हुए तो सेम टाइम पे 100 रुपये इधर ऐड हो जाने चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि मेरे अकाउंट से 100 रुपये तो डिडक्ट हो गए, लेकिन फ्रेंड के अकाउंट में 100 रुपये ऐड नहीं हुए और फिर डेटा से वो 100 रुपये हट गए, डिलीट हो गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो डेटाबेस फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेटाबेस ने बैंकिंग सिस्टम से 100 रुपये ऐसे ही गायब कर दिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। या तो ऑपरेशन हो तो 100% हो या फिर 0% हो ही ना। तो इसी को बोलते हैं एटमोसिटी। मतलब एटम लेवल पे काम होना चाहिए, या तो 100% हो या 0% हो, बीच में करके अटकने वाली काम ना हो। तो ये जो है फाइल सिस्टम का ड्रॉबैक है। कंकरेंट एक्सेस। कंकरेंट एक्सेस का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे रिजर्वेशन के लिए 2 लोग ट्राई कर रहे हैं, एक ही सीट खाली है, तो वो एक ही पर्सन को अलॉट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों लोग के लिए अलॉट हो गई सीट और फिर दोनों जाकर के फिर झगड़ा करने लगे कि ये तो मैंने बुक किया, मैंने बुक किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब यही हो गया कि जो सिस्टम है ऐसे काम करना चाहिए कि एक अगर वो बुकिंग सिस्टम है या कोई ऐसा सिस्टम है जो जिसके लिए कई लोग ट्राई कर रहे हैं, तो किसी एक को ही अलॉट हो। इसके एक को अलॉट हो जाए तो फिर दूसरे को अलॉट नहीं होना चाहिए वो चीज़। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का अपना कंसर्न है ही। सिक्योरिटी के बारे में आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत सारे हैकर्स हैं जो डेटा को चुराने में लगे रहते हैं, तो वैसा लीक भी नहीं होना चाहिए। डेटा पूरी तरह से सिक्योर होना चाहिए कि हर तरीके से डेटा मतलब सेफ रहे। कोई भी हैकर्स हैक करके, अगर सिर्फ डेटाबेस का ही तो खेल है, अगर कोई हैकर्स हैक कर ले बैंकिंग सिस्टम के डेटा को, तो सारा बैंक का पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उस नज़रिए से भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी भी कई तरह की होती है। सपोज दैट कोई लाइब्रेरी का डेटा सेट है, तो लाइब्रेरी डेटा सेट में उतनी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो भी हमारी बुक्स की हैं उसका कोई दूसरा कॉपीराइट नहीं कर सके। इतनी ही सिक्योरिटी है। वहीं पर बैंकिंग सिस्टम के लिए ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए। और भी कुछ हमारे जो डिफेंस के डेटा होते हैं उनके सिक्योरिटी के लिए और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए कि कोई भी अदर कंट्रीज उस पे अटैक ना कर सके। तो सिक्योरिटी का भी अपना-अपना लेवल होता है। तो डेटाबेस को उसी हिसाब से मैनेज करना होता है। ओके। फिर आता है कोर्स के लिए प्रीरिक्विजिट क्या होंगे, एसेंशियल्स क्या-क्या हमें पहले से पता होना चाहिए। वो सर ने कवर किया है। सेट थ्योरी और उसके लिए सर ने बताया भी है, जो भी हमारे फाउंडेशन में कवर हो चुकी हैं चीज़ें। सेट थ्योरी से रिलेटेड ये सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। सेट थ्योरी और डी मॉर्गन्स लॉ, मेंबरशिप, सबसेट, सुपरसेट, ये सब मैथ 1 में हमने पढ़ रखा है। रिलेशन एंड फंक्शन सारे मैथ 1 के टॉपिक्स हैं। प्रोपोर्शनल लॉजिक जो है इसमें एंड और नॉट, क्लोजर, अंडर ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें हमने लॉजिक वाली चीज़ें जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में पढ़ रखी हैं। फिर प्रेडिकेट लॉजिक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़ा है, उसकी जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं उसको मेंशन कर दूंगा, रेफर कर दूंगा या फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके लिए आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। डेटा स्ट्रक्चर है, एरे, लिस्ट, बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस ट्री, बी ट्री, हैश टेबल, मैप। इसमें से कुछ चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं। जहाँ पर जैसा ज़रूरत होगा मैं उससे रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में। आप इसकी चिंता ना करें। प्रोग्रामिंग इन पाइथन हमने पढ़ रखी है। प्रोग्रामिंग इन सी के भी कुछ टॉपिक सर ने एक्सप्लेन किए हैं कि अगर ये चीज़ें हमें पता होंगी तो बेटर होगा कोर्स को समझने में। ऐसा नहीं कहा है कंपलसरी है चीज़ें जानना, बट जानकारी है तो अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, ये सब चीज़ें। इसके बाद लेक्चर 1.2 शुरू होता है यहाँ के बाद, और इसमें सर कवर करते हैं इवोल्यूशन ऑफ डेटा मैनेजमेंट। जो डेटा का मैनेजमेंट है वो कैसे इवॉल्व हुआ, पहले क्या होता था और अभी का क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में एक ओवरव्यू दिया है सर ने। तो पहले सर ने बताया कि मैनेजमेंट ऑफ डेटा और रिकॉर्ड्स इज ए बेसिक नीड फॉर ह्यूमन सोसाइटी। जो डाटा का मैनेजमेंट है वो हमारे ह्यूमन सोसाइटी के लिए बेसिक नीड है। क्यों, आइए देखते हैं। स्टोरेज, फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज, हम स्टोर करना चाहते हैं अपने डेटा को एक जगह कि हमें जब ज़रूरत हो तब हम एक्सेस कर सकें। तो स्टोरेज पर्पज से भी डेटा मैनेजमेंट ज़रूरी है। रिट्रीवल, रिट्रीवल का मतलब जब हम चाहें उसको रिट्रीव कर सकें, उसको
निकाल सकें डेटा, तो हम उसको मैनेज करेंगे तभी तो हम जब जरूरत पड़ने पर निकाल पाएंगे। मैनेज नहीं होगा तो फिर कहाँ से रिट्रीव कर पाएंगे। फिर है ट्रांजैक्शंस, हम ट्रांजैक्शंस को ट्रैक रिकॉर्ड कर सकेंगे, भाई कितना हमारा खर्चा हो रहा है, कितना भी कोई भी चीज़ रिसोर्सेस हैं उसको हम किस हिसाब से यूटिलाइज करें ताकि हमारे फ्यूचर के लिए भी हम लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकें। तो ये सब ट्रांजैक्शन को भी हम ट्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए भी डेटा मैनेजमेंट चाहिए। ऑडिट के लिए कि हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, हमें कोई चेक करना हुआ प्रीवियस रिकॉर्ड, अगर हम जो गलती की है उसमें हम फिर इम्प्रूव करें, या फिर हम पहले से जो करते आ रहे हैं उसमें हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए ऑडिट के लिए भी हमें डेटा का मैनेजमेंट ज़रूरी है। आर्काइवल के लिए हम जो भी हमारा हिस्ट्री है उसको हम रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं, आर्काइवल उस वो चीज़। फिर ये जो हो सकता है डेटा का मैनेजमेंट किसी इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, हमें अपने पर्सनल काम के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कर सकता हूँ, कि कोई स्मॉल या बड़े इंटरप्राइज कंपनी के लिए हो सकता है, या फिर ग्लोबल लेवल पे हो सकता है, 2 देशों के लिए या 2 से ज़्यादा देशों के लिए ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल कंपनी कोई है एप्पल, अमेज़न, उनके लिए। तो ये अलग-अलग पर्पसेस हो सकते हैं डेटा मैनेजमेंट के। देयर हैव बीन 2 मेजर अप्रोचेज इन द प्रैक्टिस। 2 तरह के अप्रोच हो सकते हैं डेटा मैनेजमेंट, एक फिजिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है। फिजिकल का मतलब हो गया कि जो डेटा है वो फिजिकल फॉर्मेट में है, हार्ड कॉपी में है, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वो सॉफ्ट कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक डेटा है। ओके, आइए डेटा मैनेजमेंट फिजिकल के बारे में देखते हैं। फिजिकल डेटा या रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मोर फॉर्मली नोन एज बुक कीपिंग, हैज़ बीन यूजिंग फिजिकल लेजर एंड जर्नल फॉर सेंचुरीज। बहुत सदियों से जो है फिजिकल डेटा मैनेज हो जाता है, जैसे बुक कीपिंग, ये अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं उनको पता होगा। किसी भी बिजनेस का, किसी भी व्यापार का जो होता है एक जनरल एक बुक कीपिंग करते हैं, इसमें हम उसके रिकॉर्ड रखते हैं हार्ड कॉपी में, उसी को बुक कीपिंग या वो कहते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैपेंड व्हेन हेनरी ब्राउन, एन अमेरिकन इन्वेंटर, पेटेंटेड ए रेसिप्टेकल फॉर स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग पेपर्स। इसमें जो है बदलाव आया जब ये हेनरी ब्राउन का एक उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर किया और उसको उन्होंने पेटेंट कराया, जिसको फाइल कैबिनेट कहा गया, फाइल कैबिनेट। तो फाइल कैबिनेट बना करके उसमें कैटेगरीज वाइज फाइल्स को रखे गए फिजिकल फॉर्मेट में, वो इनका ये डेवलपमेंट था डाटा मैनेजमेंट का। तो फाइल कैबिनेट उन्होंने डिस्कवर किया। फिर हरमन हेलरेथ adopted the punch card used for weaving looms to act as the memory for a mechanical tabulating machine। एक मैकेनिकल टेबुलेटिंग मशीन है जिसमें पंच कार्ड के रूप में कुछ डेटा स्टोर किए थे। 90s के काफ़ी पुरानी चीज़ों के बारे में बात की गई है, कैसे हमने इसमें इवॉल्व किया फिजिकल। तो फिजिकल में पहले वो बुक कीपिंग होता था, उसके बाद फिर ये फाइल कैबिनेट बनाया, फिर ये हेनरी होलरेथ ने जो है एक पंच कार्ड वाली एक जो है टेबुलेटिंग मशीन बनाई। ये सब फिजिकल इवोल्यूशन की बात हो रही है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, इसमें 1950s में जब कंप्यूटर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब हम उसमें फाइल वगैरह में डेटा को रखने लगे कंप्यूटर में। फिर 1960 में डेटा मैनेजमेंट विथ पंच कार्ड, टैप्स एंड मैग्नेटिक टैप्स, इन चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ। वो जैसे पंच कार्ड मशीन बनाए थे, तो फिर जब कंप्यूटर आ गया तो उसके थ्रू फिर टेप्स और मैग्नेटिक टैप्स बने, जिसमें हम डेटा को और स्टोर करने लगे। फिर 1970 में कोबोल और कोडासिल अप्रोचेज वाज इंट्रोड्यूस इन 1971। अक्टूबर 14 1979 में एप्पल ने प्लेटफॉर्म बनाया था वीसी कैलसी, मेकिंग द बर्थ ऑफ स्प्रेडशीट। यहाँ पर स्प्रेडशीट का मतलब जन्म हुआ, एप्पल ने जो है एक कुछ ऐसा चीज़ बनाया था वीसी कैलसी, जिसको हम स्प्रेडशीट का बर्थ कह सकते हैं। वहाँ से स्प्रेडशीट फिर आगे बनना शुरू हुआ। मैग्नेटिक डिस्क बिकम प्रिवलेंट, मैग्नेटिक डिस्क बना जिसमें हम डेटा को स्टोर करते थे। फिर 1980s में RDBMS चेंज द फेस ऑफ डेटा मैनेजमेंट। RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 1980s में थोड़ा बहुत आया। फिर 1990s में इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट आने से डाटा मैनेजमेंट स्टार्टेड बिकमिंग ग्लोबल। फिर इंटरनेट आने से डाटा मैनेजमेंट की ग्लोबल लेवल पे रिक्वायरमेंट होने लगी। 2000 में जो है ई कॉमर्स बूम किया, तो ई कॉमर्स में जो भी हमने ऑनलाइन शॉपिंग करते थे वहाँ पर डाटा मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी। फिर नो एसक्यूएल वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मैनेजमेंट। 2000 में जो था नो एसक्यूएल वाज इंट्रोड्यूस्ड। नो एसक्यूएल का मतलब हो गया नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा भी बता दें आपको, आगे भी कवर करेंगे।
कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है दो तरह का होता है, जैसा कि हमने स्टैटिस्टिक 1 में पढ़ा था। स्ट्रक्चर डेटा होता है और अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। तो स्ट्रक्चर डेटा के लिए हम एसक्यूएल पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और अनस्ट्रक्चर डेटा के लिए नो एसक्यूएल होता है, वो इंट्रोड्यूस हुआ 2000 में। फिर 2010 में डेटा साइंस स्टार्टेड राइडिंग हाई। 2010 से फिर डेटा साइंस की जो है डिमांड हाई होने लगी, क्योंकि डेटा जैसे ही हम ज़्यादा डेटा होने लगे ऑनलाइन और ग्लोबल लेवल पे, वैसे उनके मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ने लगी। तो वहाँ से 2010 में डेटा साइंस की ज़रूरत पड़ने लगी। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनेजमेंट पैरामीटर्स। इलेक्ट्रॉनिक डेटा और रिकॉर्ड मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब मैनेज करते हैं तो क्या क्या होता है? पहला होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसकी लाइफ कितनी है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो 10 साल के लिए है, 12 साल के लिए है, 12 साल में वो, जैसे जो फिजिकल कॉपी होता था, फिजिकल कॉपी में जब हम हार्ड कॉपी में कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो चीज़ें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा में हम फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। उसकी जो ड्यूरेबिलिटी हो सकती है वो सदियों सदियों के लिए हो सकती है, हमेशा हमेशा के लिए हो सकती है। स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि उसको कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे अब अगर आपका हार्ड कॉपी में कोई चीज़ है तो उसको आपको एक आदमी या दो आदमी के हाथ में हम दे सकते हैं। ज़्यादा आदमी के हाथ में जाने से फिर वो ख़त्म हो सकता है, उसका डिस्ट्रॉय हो सकता है वो डेटा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अगर डेटा है, उसका मतलब कि अगर एक जगह एक डेटा है तो उसको ग्लोबल लेवल पे एक साथ हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। हुँ। ओके। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे भी जितना खरा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो एक्सेसिबल है उतना ही ज़्यादा वो सिक्योरिटी लेवल पे उतना ही टाइट होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि कोई भी उसको हैक करके उसमें कोई भी चेंजेस अपने मन से कर सके। तो सिक्योरिटी पे भी फोकस होना चाहिए डेटा मैनेजमेंट में। फिर होता है रिट्रीवल। हम जब चाहें तब हम अपने काम के डाटा को कितने जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें जो डेटा चाहिए उसको खोजने में ही हमें 10 दिन लग जाए, तो वो चीज़ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमें जो डेटा चाहिए वो हमें उसको हम रिट्राइव कर सकें, ईज ऑफ यूज, और ईजी तरीके से हम उसको यूज कर सकें, एक्सेस कर सकें। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट वाइज भी वो चीज़ें इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनेजमेंट्स के पैरामीटर्स हैं। इन चीज़ों पे और उसके आगे भी डॉट डॉट लिखा है, और भी कई पॉइंट हो सकते हैं जिस पे हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खरा उतरना चाहिए, हम अच्छे से करते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बुक कीपिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि बुक कीपिंग से क्या दिक्कत और क्या परेशानी थी। आइए देखते हैं। Recall how shop owners used to maintain their accounts. A book register was maintained on which the shop owner wrote the amount received from customers, the amount due for any customer, inventory details and so on. ये सब बुक कीपिंग एक रजिस्टर में जो है शॉप दुकानदार जो है नोट करके सब चीज़ें रखता था। तो प्रॉब्लम क्या होती है? ड्यूरेबिलिटी। फिजिकली डैमेज हो सकता है वो रजिस्टर। स्केलेबिलिटी, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन फॉर मेनी ईयर्स, सम शॉप्स हैव न्यूमरस रजिस्टर स्पैनिंग ओवर ईयर्स। सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी इशू, रिट्रीवल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, किसी भी का कोई डाटा निकालना है तो पन्ने पलटते रहो, खोजते रहो, वो सब चीज़ें। कंसिस्टेंसी, प्रोन टू ह्यूमन एरर, उसमें एरर होने की संभावनाएं हैं। ये सब चीज़ें हैं बुक कीपिंग की प्रॉब्लम। फिर आता है दूसरा स्प्रेडशीट फाइल्स। फाइल फॉर्मेट में जो चीज़ें हम रखते हैं, स्प्रेडशीट, एक्सेल, वर्ड, इन चीज़ों में, या CSV फाइल में जो चीज़ें हम करते हैं उनकी क्या दिक्कत है, आइए देखते हैं। Due to the disadvantage of maintaining the ledger register, organizing, dealing with a huge amount of data, shifted to using spreadsheet software for maintaining their records in files. तो durability में क्या issue है? These are computer application and hence data is less prone to physical damage. इसमें physical damage नहीं हो सकता, इनकी durability ज़्यादा है consider to bookkeeping. Scalability, easier to search, insert and modify records as compared to book ledger. इसमें थोड़ा सा अच्छी चीज़ें हैं ये। स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, इनको हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। इजी ऑफ यूज, कंप्यूटर एप्लीकेशन आर यूज टू सर्च एंड मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स इन द स्प्रेडशीट, लीडिंग टू रिडक्शन इन मैन पावर नीडेड टू परफॉर्म रूटीन कंप्यूटेशंस। कंसिस्टेंसी, नॉट गारंटीड बट स्प्रेडशीट आर लेस प्रोन टू मिस्टेक्स देन रजिस्टर्स। तो ये सब चीजें इसके
फायदे हैं स्प्रेडशीट के, लेकिन अब आइए देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। लैक ऑफ इफिशिएंसी इन मीटिंग ग्रोइंग नीड्स with rapid scale up of data, there has been considerable increase in the time required to perform most operation। जैसे हमारा डेटा बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, वैसे हमें कुछ उसमें ऑपरेशंस करने में टाइम ज़्यादा लगने लगता है। A typical spreadsheet file may have an upper limit on the number of rows। और फिर जो भी है स्प्रेडशीट है, एक्सेल है, उसकी भी एक अपर लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा रोज या कॉलम इसमें नहीं हो सकते हैं, तो उसकी भी दिक्कत है। ज़्यादा बड़ा डाटा के लिए काम नहीं होगा इसमें। फिर इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इज ए बिग चैलेंज। कंसिस्टेंसी उसमें इंश्योर करना, एरर फ्री होना, ये भी एक बिग चैलेंज है। नो मीन्स टू चेक वायलेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द फेस ऑफ कंकरेंट प्रोसेसिंग। या फिर कोई भी चीज़ वायलेट हुई है या किसी भी अलग फॉर्मेट में हमने कोई डाटा फीड कर दिया, ये सब चीज़ों को चेक करना, अपडेट रखना, इसमें कुछ मुश्किलात हैं। A system crash could be catastrophic। So above limitations of file system paved the way for comprehensive platform dedicated to management of the data, the database management। तो कुछ प्रॉब्लम्स इसमें भी देखी गई कि जो स्प्रेडशीट फाइल सिस्टम है, इसमें भी हम बहुत हर जगह से बहुत सारा यूजर अगर एक्सेस करना चाहे तो भी सिस्टम हैक हो सकता है, क्रैश हो सकता है, और भी अलग अलग यूजर्स के लेवल पे भी अगर हम बनाना चाहें इसको तो उसमें भी दिक्कत आई। तो इस तरीके से फाइल सिस्टम से भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई डेटाबेस की, फिर हमें ज़रूरत पड़ी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अलग से। तो अब हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखिए बताया गया कि 1950s एंड अर्ली 1960s में डाटा प्रोसेसिंग यूजिंग मैग्नेटिक टेप्स फॉर स्टोरेज। मैग्नेटिक टेप यूज होता था, उससे डाटा स्टोर होता था। पंच कार्ड फॉर इनपुट, पंच कार्ड होते थे। फिर 1960 और 1970 में हार्ड डिस्क हुआ, अलाउड डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा, नेटवर्क एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल्स इन वाइड स्प्रेड यूज, ये सब चीज़ें हुई। 1 मिनट। तो ये जो है एक हिस्ट्री कवर किया गया। फिर नेटवर्क एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल्स इन वाइड स्प्रेड यूज, टेड कॉड डिफाइंस द रिलेशनल डेटा मॉडल, ये आया 1970 के आसपास। वुड विन द एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड फॉर द दिस वर्क। आईबीएम रिसर्च डिजाइन सिस्टम आर प्रोटोटाइप। तो ये है। फिर 1980s में जो आया, रिसर्च रिलेशनल प्रोटोटाइप्स इवॉल्व इनटू कॉमर्शियल सिस्टम, एसक्यूएल बिकम इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। 1980 में आपका एसक्यूएल आ गया, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इस कोर्स में। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस सिस्टम, ये सब 1980s में आ गया था। फिर 1990 में आया लार्ज डिसीजन सपोर्ट एंड डाटा माइनिंग एप्लीकेशंस, लार्ज मल्टी टेराबाइट डेटा वेयर हाउसेस बनने लगे 90s में। इमरजेंस ऑफ वेब कॉमर्स, तो 2000 में हमारा ई कॉमर्स भी आ गया था। XML एंड एक्स क्वेरी स्टैंडर्ड ऑटोमेटेड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। और 2000 के बाद जियान डाटाबेस स्टोरेज सिस्टम आ गया, गूगल बिग टेबल, याहू, पीनट्स, अमेजोन, ये सब। तो इस तरीके की एक हिस्ट्री आई डेटाबेस की, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है चीज़ें। यहाँ पर इस तरीके से भी बताया गया है एक फिगर के ज़रिए, जिसमें सर ने बताया है कि ये जो मोनोलिथिक मेन फ्रेम है, ये जो है पास्ट में सबसे पहले ये चीज़ें यूज होती थी। IBM, IMS, कोबोल। फिर जो प्री डेटाबेस है उसमें ये चीज़ें यूज होती थी, ओरेकल, इंफॉर्मेशन, MySQL, ये सब चीज़ें शुरुआत की हैं डेटाबेस मैनेजमेंट, क्लाइंट सर्वर, RDBMS। उसके बाद जो अभी चीज़ें चल रही हैं वो ये है, इस फिगर के थ्रू सर ने समझाया है। इसको अभी उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, ओके। तो मेनली कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो टाइप्स ऑफ डेटा बेसिस होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। जो स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जिसको हम टेबल फॉर्मेट में शो कर सकें। टेबल फॉर्मेट में जैसे कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं टेबल फॉर्मेट में। उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका मार्क्स, एड्रेस, ये सब चीज़ें जिसको हम टेबल फॉर्मेट में रख सकते हैं, उसको बोलते हैं रेशनल डेटाबेस। और नॉन रेशनल में आता है NoSQL, जिसके लिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है।
तो इसमें जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको हम RDBMS भी बोलते हैं। RDBMS का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। और नो एसक्यूएल होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको नो एसक्यूएल बोलते हैं। ये होता है नॉन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए क्या क्या होता है, माई एसक्यूएल, ओरेकल, और एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ये चीज़ें जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल है ये सब चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, हम पढ़ेंगे। और मैंगो डीबी और इस तरह के और भी कई सॉफ्टवेयर होंगे जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होते हैं, इसमें जिसको नो एसक्यूएल बोलते हैं। वी यूज एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक तरह का एक लैंग्वेज, जैसे हमने पाइथन पढ़ा था लैंग्वेज था, उसी तरह स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी एक तरह का एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज है जो हम पढ़ेंगे, जिससे हम डेटाबेस मैनेज करेंगे, स्ट्रक्चर डेटाबेस मैनेजमेंट कहो। ठीक है, ओके। तो ये थ्योरी पार्ट था। अब हम एक्टिविटी पार्ट पे चलते हैं। एक्टिविटी 1.2 है पहला एक्टिविटी। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है द टू मेजर अप्रोचेज इन डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैव बीन फिजिकल एंड मैकेनिकल। नहीं, फिजिकल और इलेक्ट्रिकल था, तो ये पॉइंट गलत होता है। दूसरा है बुक कीपिंग फ्रॉम ए डेटा मैनेजमेंट परस्पेक्टिव इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल डेटा और रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट यूजिंग फिजिकल लेजर एंड जनरल्स। ये पॉइंट सही है, हमने पढ़ा है। फिर नो एसक्यूएल वाज इंट्रोड्यूस्ड सिंस द RDBMS वाज नॉट एफिशिएंट इनफ टू हैंडल स्ट्रक्चर्ड डेटा। RDBMS जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रहा है कि वो वाज नॉट इनफ एफिशिएंट इनफ टू हैंडल स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए ही है RDBMS, और जो नो एसक्यूएल है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए था। तो ये कहना कि RDBMS जो है इनफ नहीं है स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, तो नो एसक्यूएल वाज इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ये गलत है। ये RDBMS जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए और नो एसक्यूएल हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, तो ये पॉइंट गलत होता है। One of the biggest disadvantages of electronic data management is that it might get easily destroyed by moisture termites. ये गलत है पॉइंट, ये तो फिजिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के लिए नहीं है, तो ये ऑप्शन सही था। नेक्स्ट चलते हैं। स्प्रेडशीट्स फाइल्स आर बेटर देन पेपर बेस्ड बुक कीपिंग इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी। चारों पॉइंट के लिए स्प्रेडशीट्स बेटर है फॉर पेपर बेस्ड डेटा के लिए, तो चारों पॉइंट सही है। Which of the following are disadvantages of the file system as compared to DBMS? क्या क्या डिसएडवांटेज हैं फाइल सिस्टम के? अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ रोज, और जो भी हम एक्सेल या स्प्रेडशीट में करते हैं उसमें एक अपर लिमिट हो सकता है, ये डिसएडवांटेज है। अनचेक्ड कंस्टेंट वायलेशन, जो को भी हम कंस्टेंट का वायलेशन करते हैं, जैसे सपोज दैट कोई हाइट लिखना है उसको कहीं मीटर की जगह सेंटीमीटर में डाल दें, तो इस चीज़ों का वायलेशन जो होता है ये चेक नहीं हो सकता, ये पॉइंट है उसमें डिसएडवांटेज। एबिलिटी टू गिव यूजर एक्सेस एट डिफरेंट लेवल, ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हम जब स्प्रेडशीट या जो गूगल का हम बनाते हैं उसमें शेयर का ऑप्शन आता है, उसमें भी हम अलग लेवल का हम एक्सेस दे सकते हैं। व्यूअर एक्सेस होता है, एडिटर का एक्सेस होता है, ओनली फॉर व्यू होता है, इस तरह का एक्सेस है। ये पॉइंट उतना रेलिवेंट नहीं है। डाटा कंसिस्टेंसी इज नेवर कॉम्प्रोमाइज, ये जो है डिसएडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज है डाटा कंसिस्टेंसी, तो ये पॉइंट दोनों नहीं है सही है, ऊपर वाले 2 पॉइंट सही हैं। फिर नेक्स्ट है विच अमंग द गिवन ऑप्शंस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट प्रोग्रेसिंग टू द लेटेस्ट। तो कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ है डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिस का, ये देखते हैं। डाटा वेयर हाउसिंग, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। फिर है पंच्ड कार्ड फॉर इनपुट, ये तो सबसे पुराना मॉडल है। फिर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, फिर हार्ड डिस्क फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा। तो सबसे पहले आना चाहिए पंच्ड कार्ड, बी। तो बी से कौन सा शुरू हो रहा है? बी से यही शुरू हो रहा है, तो देखिए फिर बी के बाद आता है डी हार्ड डिस्क फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा, ठीक है। फिर सी है यानी कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, और लास्ट में आता है डाटा वेयर हाउसिंग। हाँ ठीक है, चौथा ऑप्शन सही लग रहा है। ये आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। Which of the following are client server RDBMS? RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि स्ट्रक्चर डेटा के लिए होता है, वो है साइबेस और पोस्टग्रेसक्यूएल। मैंगो डीबी मैंने बताया था अनस्ट्रक्चर डेटा के लिए, काउच बेस भी आपका अनस्ट्रक्चर डेटा के लिए है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, पहला और लास्ट। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है, और यहाँ पर मुझे आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए,
लोगों के साथ शेयर करिए, जल्दी ही अगली वीडियो आएगी। थैंक यू।